गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं कॉनकरेंट फोर्सेस। व्हाट इज द कॉनकरेंट फोर्सेस? लाइक एन एग्जांपल, ये मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट गिवन है। इस ऑब्जेक्ट पर मैं क्या करता हूँ, टू और मोर फोर्सेस अप्लाई करता हूँ। जैसे मान के चलो, एक फोर्स ये अप्लाई कर दिया, एक फोर्स ये अप्लाई कर दिया, एक फोर्स ये अप्लाई कर दिया, एक फोर्स ये अप्लाई कर दिया। हर डायरेक्शन में कैसे भी मैं फोर्स अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन मैं देखता हूं, जैसे ये फोर्स नंबर फर्स्ट आपके पास वेक्टर F1, ये सेकंड फोर्स वेक्टर F2, ये फोर्स नंबर 3 वेक्टर F3, ये वेक्टर F4, ये वेक्टर F5। तो हर फोर्स की एक्शन ऑफ लाइन या लाइन ऑफ एक्शन जो है, ये आपके पास लाइन ऑफ एक्शन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सब आपके पास एक कॉमन पॉइंट पर मीट करती हैं। और इस तरीके के जो फोर्सेज होते हैं जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट या एक कॉमन पॉइंट पर आपके पास इंटरसेक्ट करती हैं, तो इस तरीके के फोर्सेज जो होते हैं कॉनकरेंट फोर्सेज कहलाते हैं। तो दोज फोर्सेज, या अपन ये कह सकते हैं फोर्सेज विच आर टू और मोर, मिनिमम टू होने चाहिए, हुज लाइन ऑफ एक्शन, हुज, या अपन ये कह सकते हैं हुज लाइन ऑफ एक्शन मीट ऑन ए कॉमन पॉइंट, दीज फोर्सेज आर नॉन एज कॉनकरेंट फोर्सेज। द फोर्स, या अपन ये कह सकते हैं फोर्सेस विच अप्लाई ऑन एनी ऑब्जेक्ट, विच अप्लाइज ऑन एनी ऑब्जेक्ट हुज line of action meets at a common point, these forces are known as concurrent forces। ये जितनी भी forces है, जैसे here I can say that vector F1, vector F2, vector F3, vector F4, vector F5, these are the concurrent forces because whose action of line meet with a common point। okay, ये जो कॉनकरेंट फोर्सेस होते हैं, इन कॉनकरेंट फोर्सेस का सॉल्यूशन कैसे करते हैं? एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर के जो भी रूल्स हमने लगाए हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर के सारे रूल्स इसमें फॉलो होंगे। मतलब वेक्टर एडिशन के जो भी फॉर्मूले हमने लगाए, दो वेक्टर एंगल थीटा पर हो, 90 डिग्री पर हो, 180 डिग्री पर हो, या किसी एंगल थीटा पर हो, अगर जैसे भी हमने जो कंडीशंस पढ़ी हैं, उन सारी कंडीशंस में जो कंडीशन आपके पास दे रखी है, उन सारी कंडीशंस को हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं ये कह देता हूं कि ये सारे फोर्सेज अप्लाई करने के बाद भी ऑब्जेक्ट आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है, ऑब्जेक्ट किस में है? इक्विलिब्रियम कंडीशंस के अंदर है, मतलब अभी भी ये मूव नहीं कर रहा, इट मींस इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? जीरो। और रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा तो सबका एडिशन, वेक्टर एडिशन, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस वेक्टर F4 प्लस वेक्टर F5, बताओ इसको मैं किसके इक्वल कर दूंगा? वेक्टर जीरो के, या जीरो के इक्वल कर दूंगा। मतलब अगर मैं ये कह देता हूं ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, यदि इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर होगा तो वेक्टर एडिशन ऑफ द ऑल कॉनकरेंट फोर्सेस विल बी जीरो। सो वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस वेक्टर F4 वेक्टर F5 इज इक्वल टू जीरो। अगर मान के चलो कोई कह देता सर वेक्टर F6 भी काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वेक्टर F6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छा बनता है। जैसे मान के चलो मैं इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, जैसे F अप्लाई किया, अब 30 डिग्री पर मैंने F अप्लाई, मतलब 60 डिग्री पर अप्लाई किया, आगे अगला मैं 60 डिग्री पर फिर क्या करता हूं, एक और अप्लाई किया, फिर 60 डिग्री पर एक और अप्लाई किया मैंने, ये लो 60 डिग्री पर, फिर एक और 60 डिग्री पर अप्लाई किया, ये देखना 60 डिग्री पर, एक और मैंने 60 डिग्री पर अप्लाई किया, और देन फिर 60 डिग्री पर ये हो गया। तो देखो इस पे कितने टोटल फोर्स काम कर रहे हैं, अपन चेक करते हैं इसमें कितने टोटल फोर्स काम करेंगे। 1 2 3 4 5 6, कितने? 6। अब देखना इस पे अगर अपन बात करें, ये F, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में F, कैंसिल आउट। ये F इस डायरेक्शन में, ये F इस डायरेक्शन में, कैंसिल आउट। ये F इस डायरेक्शन में, ये F इस डायरेक्शन में, ये कैंसिल आउट। इट मीन्स इस ऑब्जेक्ट पर अब रिजल्टेंट कोई भी फोर्स नहीं बचा। इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास जो होगा F नेट, ये मेरे पास बताओ कितना होगा? जीरो। इसका मतलब मैं कहूँगा ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है। ठीक है, मैं अब इसकी दूसरी ट्रिक्स बताता हूँ। मैं आपसे ये कहूँ इक्वल मैग्नीट्यूड के
कितने फोर्स, हाउ मैनी फोर्सेस आर अप्लाई, हाउ मैनी फोर्सेस आर अप्लाई इन विच एवरी फोर्स मेक्स ए 60 डिग्री एंगल बिफोर फोर्स। पहले वाले फोर्स से 60 डिग्री का एंगल बनाए तो इस कंडीशन में कितने फोर्स अप्लाई किए जाएं जिससे कि ये आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर रहें। तो आपके पास इसका फॉर्मूला होता है 360 अपॉन जितने एंगल पर भी ये रखते हो। तो यहाँ पे मैंने 60 एंगल पे रखा तो 360 अपॉन 60 किया, कितने फोर्सेस की जरूरत होगी, 6 की। अगर मान के चलो अब मैं आपसे दूसरे तरीके से कहता हूँ कि 15 डिग्री के एंगल पर, 15 डिग्री के एंगल पर कितने फोर्स अप्लाई किए जाएं जिससे कि हमारे पास ये इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर रहे। तो सबसे सिंपल है 360 को जितने एंगल पर रखना है उससे डिवाइड कर दो। जैसे 15 से डिवाइड कर दिया तो 15 से डिवाइड करोगे 15 टू जा कितना हो गया 36 बचा हमारे पास, और ये आ गया हमारे पास 4। तो इसका मतलब 24 फोर्सेज यदि इस पर अप्लाई किए जाते हैं तो 24 फोर्सेज अप्लाई करने पर ये आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर रहेगा। बोलो कोई दिक्कत हो तो। क्लियर है बच्चों? तो कॉनकरेंट फोर्सेस के अंदर हमारे पास सिंपल सी बात ये है, एक तो क्वेश्चन ये आएगा कॉनकरेंट फोर्सेस क्या होता है, इसमें सारे एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लॉ फॉलो होते हैं, ठीक है। और अगर नेट फोर्स आपके पास जीरो है या इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है तो कितने फोर्स है, तो इसका मैंने आपको फार्मूला बताया था, इसको स्टार लगा के लिख लेना 360 अपॉन बोलो कितना थीटा। ओके, इस कॉनकरेंट फोर्सेस के लिए एक थ्योरम काम करती है जिसे अपन बोलते हैं लामी थ्योरम, ठीक है। इस लामी थ्योरम के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। लामी थ्योरम क्या होती है देखो, अगर मैं आपसे ये कहता हूं ये ऑब्जेक्ट मेरे पास दे रखा है, इस पर एक फोर्स ऐसे काम कर रहा है वेक्टर F1, एक फोर्स ऐसे काम कर रहा है वेक्टर F2, और एक फोर्स ऐसे काम कर रहा है वेक्टर F3। एंगल अलग अलग हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। इस वेक्टर F1 के सामने वाला एंगल ये दे रखा अल्फ़ा, इसके सामने ये एंगल दे रखा है बीटा, ये एंगल F3 इसके सामने दे रखा है गामा। देन अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है तो एक थ्योरम काम करती है लामीस थ्योरम। कौन सी थ्योरम काम करती है? लामीस थ्योरम। लामीस थ्योरम क्या होती है? साइन अल्फा, मतलब जो फोर्स दे रखा उसके सामने वाला एंगल देखो अल्फा, इसका साइन निकाल लो, साइन अल्फा अपॉन F1, साइन बीटा अपॉन F2 और साइन गामा अपॉन F3। मतलब ये लामीस थ्योरम आपके पास ये कहती है यदि ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है तो ये वाला आपके पास रेशो, या अपन ये कह सकते हैं ये फॉर्मूला अप्लाई 100% होना चाहिए। और ये फॉर्मूला आपके पास क्या कहता है? ये फॉर्मूला कहता है जो भी फोर्स है उसके सामने वाले एंगल का साइन निकालो। जैसे इसके सामने क्या हुआ, साइन अल्फा है ना, तो साइन अल्फा अपॉन F1। इसके सामने वाला कितना एंगल दे रखा बीटा, तो साइन बीटा अपॉन F2, ठीक है। ये वाला है F3, इसके सामने क्या दे रखा गामा, तो साइन गामा अपॉन F3, ठीक है। तो इस तरीके से अपन लामीस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। साइन अल्फा अपॉन F1 इज इक्वल टू साइन बीटा अपॉन F2 इज इक्वल टू साइन गामा अपॉन F3। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। दिस लामीस थ्योरम अप्लाई विल ऑन द कॉनकरेंट फोर्सेज। देख लो F1 F2 F3 क्या कह सकता हूँ, कॉमन पॉइंट पर मिल रहे हैं, दीज फोर्सेज आर द कॉनकरेंट फोर्सेज। और कॉनकरेंट फोर्सेज पर ही लामीस थ्योरम आपके पास अप्लाई होगी जिसकी वैल्यू है साइन अल्फा अपॉन F1 इज इक्वल टू साइन बीटा अपॉन F2 इज इक्वल टू साइन गामा अपॉन F3। क्लियर है बच्चों? एक छोटा सा टॉपिक था ये आपके पास कॉनकरेंट। लास्ट क्लासेज में भी अपन ने छोटे छोटे टॉपिक्स डिस्कस किए थे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सिंपल फोर्सेस इन मैकेनिक्स। ओके, नेक्स्ट आज इंटरेस्टिंग टॉपिक अपन पढ़ने, वेट इन लिफ्ट। कोई भी लिफ्ट हमारे पास दे रखी है, उस लिफ्ट में किसी ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा ये चीज़ अपने को डिटरमाइन करनी है, ठीक है ना। कोई भी लिफ्ट हमारे पास दे रखी है, उस लिफ्ट के अंदर हमारे पास वेट कितना होगा
ये चीज़ मुझको डिटरमाइन करनी है। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे अपन लिफ्ट के अंदर वेट को? जैसे फर्स्ट अपन ने बात की, ये मेरे पास कोई भी लिफ्ट दे रखी, ठीक है। इस लिफ्ट में जो भी आपके पास चैन वगैरह, रोप वगैरह अपन काम में ले रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ये हमारे पास कोई भी लिफ्ट दे रखी, इस लिफ्ट के अंदर एक पर्सन आपके पास खड़ा हुआ है, और मैं कह देता हूं जो पर्सन खड़ा हुआ है इसका मास जो दे रखा है वो दे रखा है कैपिटल एम। द मास ऑफ दिस पर्सन इज कैपिटल एम, ठीक है। अब कंडीशन लगाता हूं मैं, लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कोई भी लिफ्ट आपके पास या तो ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, लेकिन वेलोसिटी इसकी को क्या है? कांस्टेंट। अगर एक चीज बताओ, वेलोसिटी यदि कांस्टेंट है तो इट मीन्स इसका एक्सेलरेशन मेरे पास कितना होगा? जीरो। इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जीरो। अब इसमें कौन कौन से फोर्सेस हमारे पास काम करेंगे? देखो, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, एक्सेलरेशन तो जीरो रहेगा। पहली चीज, इस पर जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। बताओ कितना? mg। कौन सा फोर्स होगा? ये ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स को अपन किससे डिनोट करते हैं? mg से डिनोट करते हैं। अब mg से डिनोट करने के बाद और इसमें कौन सा फोर्स लगेगा? यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट काम कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट नंबर 1 लिफ्ट, ऑब्जेक्ट नंबर 2 पर्सन। इसका मतलब नॉर्मल फोर्स जनरेट होगा, रिएक्शन फोर्स जनरेट होगा। इट मीन्स इस नॉर्मल फोर्स को मैं r से भी डिनोट कर सकता हूँ, n से भी डिनोट कर सकता हूँ। अब ऊपर की तरफ r काम कर रहा है, नीचे की तरफ mg काम कर रहा है। एक्सेलरेशन हमारे पास है नहीं, और दोनों r और mg एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। इट मीन्स मैं बोलूँगा r की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? mg के इक्वल। mg आपके पास रियल वेट है, ध्यान रखना। mg आपके पास रियल वेट है। अगर इसके नीचे वेट मीटर लगा होगा तो यही चीज़ तो निकालना चाह रहा हूँ मैं, कितना वेट होगा, बढ़ जाता है घट जाता है, ये चीज़ निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं इस नॉर्मल या रिएक्शन फोर्स mg ही आता है। इसका मतलब r को मैं अगर बोलता हूँ आपके पास वर्चुअल वेट, क्या बोलता हूँ? वर्चुअल वेट। तो इस कंडीशन में वर्चुअल वेट की वैल्यू आपके पास रियल वेट के इक्वल होगी, नो चेंज। वर्चुअल वेट और रियल वेट दोनों आपके पास क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, देयर इज नो चेंज। मैं ऐसे भी कह सकता हूं, अगर यहाँ पर m तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, g ही चेंज होता है, इसका मतलब आपके पास इफेक्टिव जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा या इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो g के इक्वल ही होगा, नो चेंज। कंडीशन नंबर सेकंड, लिफ्ट इज गोइंग, लिफ्ट इज गोइंग with acceleration a, with acceleration a in upward direction। अब लिफ्ट ऊपर जा रही है, ठीक है। कितने एक्सेलरेशन से? a एक्सेलरेशन से। देखो, ये मेरे पास लिफ्ट, इसके अंदर कोई भी पर्सन हमारे पास दे रखा है। ये लिफ्ट जा रही है कितने से? a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है। नीचे की तरफ मैं कहूँगा ये फोर्स कितना काम करेगा? बताओ। mg काम करेगा, करेगा ना। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स काम करेगा? रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स r काम करेगा। लिफ्ट किधर जा रही है? a से ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब मैं r को ज़्यादा मानूंगा। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ r माइनस mg इज इक्वल टू ma। सो वी कैन राइट r इज इक्वल टू mg प्लस ma। और मैं कह सकता हूँ r इज इक्वल टू m को बाहर निकाल दें तो इट मीन्स g प्लस a। तो मुझको बताना रियल वेट कितना था? mg। अब वर्चुअल वेट mg में क्या ऐड हो गया? ma हो गया। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ इस कंडीशन में वर्चुअल वेट ज़्यादा होगा, वर्चुअल वेट इज ग्रेटर देन रियल वेट।
वर्चुअल वेट इज ग्रेटर देन रियल वेट, वर्चुअल वेट ज़्यादा होगा रियल वेट के कंपैरिजन। आई बात समझ में? आपने देखा होगा जैसे अपन कोई भी झूला झूल रहे हैं या लिफ्ट के अंदर जा रहे हैं, तो जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो हमें ऐसा लगता है शरीर में भारीपन सा महसूस हो गया। रीजन क्या होता है? हमारा वेट इंक्रीज हो जाता है। और कितना इंक्रीज हो जाता है? एम ए इंक्रीज हो जाता है। पहले था एम जी, अब कितना हो जाता है? एम ए हो जाता है, एम जी प्लस एम ए हो जाता है। तो अब यहाँ पर यदि मैं इफेक्टिव निकालता हूँ तो इफेक्टिव एसेलरेशन जी डैश, बोलो कितना हो जाता है? जी प्लस ए। एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्टिव जो होती है वो जी की जगह पर क्या हो जाती है? जी प्लस ए। आई बात समझ में बच्चों? अब कंडीशन नंबर थर्ड देखते हैं। कंडीशन नंबर थर्ड में लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड, लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड विद एसेलरेशन स्मॉल ए। अब लिफ्ट को मैं नीचे लेके जाता हूं ए एसेलरेशन से। यदि लिफ्ट को ए एसेलरेशन से नीचे लेके जाते हैं, ये लिफ्ट ए एसेलरेशन से नीचे जाते हैं, बोलो कौन सा काम करेगा? एम जी। नॉर्मल फोर्स काम करेगा, आर लिख दो, एन लिख दो। किसको ज़्यादा मानोगे? एम जी को। इट मीन्स आप लिखोगे एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एम ए। सो एम ए को इधर लेके आओगे तो ऐसे लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। वी कैन राइट आर इज इक्वल टू एम और बोलो क्या? जी माइनस ए। चेक करो क्या चीज़ निकल के आ रही है। पहले रियल वेट कितना था? एम जी, पर्सन का एम जी था। लेकिन अब नॉर्मल कितना हो गया, मतलब कितना महसूस करेगा? तो एम जी के अंदर एम ए सब्ट्रैक्ट हो चुका है। एम जी में से घटा रहे हैं हम एम ए को, इसका मतलब एम जी में से एम ए को घटाने का मतलब है वेट डिक्रीज हो गया है। अब वर्चुअल वेट कम होगा लेस देन रियल वेट, रियल वेट ज़्यादा रहेगा। मतलब बॉडी अपने को जब अगर लिफ्ट नीचे आती है या झूला नीचे आता है, इस कंडीशन में वेट कम लगेगा, तो वर्चुअल वेट इज लेस देन रियल वेट। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, अगर इफेक्टिव अगर अपन से पूछे एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन इफेक्टिव, तो बोलो जी डैश की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी? जी माइनस ए। ये लो, कोई दिक्कत? आगे बात समझ में? बात समझ में आ गया? तो ये अपने पास देखो कांस्टेंट वेलोसिटी से अप जाए चाहे डाउन जाए, क्योंकि इसमें तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। अगर अप जाती है वेट इंक्रीज हो जाता है, डाउन जाती है वेट डिक्रीज हो जाता है। अगर कोई कहता है सडनली रोप ब्रेक ऑफ लिफ्ट या रोप ऑफ लिफ्ट ब्रेक, अचानक से रस्सी टूट जाए, मतलब लिफ्ट की जो रस्सी है वो अचानक से आपके पास क्या हो जाए? टूट जाए। अब जब अचानक से यदि लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है, चाहे लिफ्ट नीचे जा रही हो चाहे ऊपर जा रही हो, इट मीन्स जैसे ही रस्सी टूटेगी तब तो ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा ना, और अंडर ग्रेविटी के अंदर गिरेगा। अंडर ग्रेविटी के अंदर पूछे तो इस कंडीशन में एसेलरेशन की वैल्यू जी के इक्वल हो जाएगी ना। अगर ए की वैल्यू जी के इक्वल हो जाती है, यदि ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है? जी के इक्वल, और लिफ्ट हमेशा किधर की तरफ आएगी? नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ लिफ्ट आती है तो इस कंडीशन में आर की वैल्यू तो अपन जानते हैं एम जी माइनस ए होता है ना, तो जी माइनस ए, और ए की वैल्यू किसके बराबर लिखोगे? जी के बराबर। जी माइनस जी करोगे जीरो, तो देन नॉर्मल फोर्स हमारे पास कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नॉर्मल फोर्स हमारे पास या रिएक्शन फोर्स हमारे पास कितना हो जाएगा? जीरो। और जीरो होने का मतलब है वेटलेस कंडीशन हो गई। कैसी कंडीशन हो गई? वेटलेस कंडीशन। किसी तरीके का वेट, मतलब अगर यहाँ पर वेट मीटर लगा रखा होगा तो वेट मीटर आपके पास कम डिनोट करेगा अपने वेट को, मतलब वेट कम क्या? जीरो डिनोट करेगा। मतलब उसमें किसी तरीके की जो भी निडल होगी, किसी भी तरीके का निडल में मूवमेंट नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो हमने चार कंडीशंस पढ़ी। लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से अप जाए डाउन जाए, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाए, ए एक्सेलरेशन से नीचे आए, या फिर आपके पास ब्रेक हो जाए अचानक, या अंडर ग्रेविटी के अंदर मूव करे, तो वेटलेस कंडीशन हमारे पास हो जाएगी। और मैं इसको बढ़ाता हूँ, एक कंडीशन और लेके चलते हैं। ये लिफ्ट मेरे पास दे रखी है, ठीक है।
इस लिफ्ट के अंदर ये पर्सन जो मेरे पास दे रखा है, अब लिफ्ट को मैं अप और डाउन ना मान के ऐसे कह रहा हूं, मैं लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऐसे ही चल रही है। बोलो, अगर ए एक्सेलरेशन से इस तरीके से चलती है, कौन सी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ए से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रही है, तो अब देखेंगे अपन नीचे की तरफ जी काम करेगा, करेगा ना। तो जी काम कर रहा है, ए काम कर रहा है, दोनों एक दूसरे के कैसी डायरेक्शन में हो गए बताओ, जी और ए परपेंडिकुलर हो गए। और परपेंडिकुलर हो गए तो इफेक्टिव निकाल सकते हो, इफेक्टिव होगा जी डैश इज इक्वल टू रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो निकाल दो हमारे पास वर्चुअल वेट, वर्चुअल वेट बताओ, वर्चुअल वेट कितना हो जाएगा, वर्चुअल वेट हो जाएगा एम जी डैश, और जी डैश की वैल्यू लिखोगे एम रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एम कितना हो जाएगा बताओ, जी स्क्वायर प्लस बोलो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। ये हमारे पास इस कंडीशंस की बात करें, जैसे ये वाली कंडीशन क्या मान सकते हैं अपन, ट्रेन के अंदर बैठे हुए होते हैं, ट्रेन के अंदर जब बैठे हुए थे तब भी हमारे पास वेट बढ़ेगा, क्योंकि रूट जी स्क्वायर प्लस क्या है, ए स्क्वायर है। ओके, एक कंडीशन इसी वाले के अंदर अगर मैं बात करूं, समझना, जैसे ये ए एक्सेलरेशन से आ रही है जब तो वेटलेस कंडीशन हो गई, अगर मैं कह दूं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू ग्रेटर देन जी है, या इस वाली कंडीशन के अंदर बात कर लो, मतलब ए की वैल्यू यदि जी से ज़्यादा हो जाए, जब लिफ्ट नीचे आ रही है, ये भी कंडीशन है, लिफ्ट किधर की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, और इसकी वैल्यू, इसकी जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से ज़्यादा 9.8 से ज़्यादा हो जाए, 10.6 हो जाए, 11 हो जाए, 12 हो जाए, कितने से भी हो जाए, अगर इससे गिरे तो क्या कंडीशन आएगी। पहले तो देखोगे ए की वैल्यू ज़्यादा है, बहुत अच्छी कंडीशन है, ए इज़ ग्रेटर देन जी। देखो ए की वैल्यू जी से ज़्यादा है तो नीचे आने पर अपन जानते क्या होता है, एम जी माइनस ए होता है। ओके, ए की वैल्यू जी से ज़्यादा है तो ए की वैल्यू ज़्यादा है ना, ठीक है, तो इट मीन्स इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसका मतलब आर की वैल्यू नेगेटिव आएगी, आर की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। आर की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब है पहले आर की डायरेक्शन ऐसे आ रही थी, अब आर की डायरेक्शन ऐसे आएगी, तो आर की डायरेक्शन इस वाली सरफेस से इधर की तरफ आ सकती है। और ऐसे कब आएगी, जब ये व्यक्ति उठकर यहाँ चिपक जाएगा ऊपर, यदि ये व्यक्ति यहाँ से उठकर ऊपर चिपक जाएगा तब जाके आपके पास आर की वैल्यू इस तरीके से आएगी। कहने का मतलब, यदि कोई भी लिफ्ट अंडर ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से ज़्यादा एक्सेलरेशन से यदि नीचे आती है, तो इस कंडीशन में व्यक्ति जिस सरफेस पे खड़ा हुआ है उस सरफेस से उठेगा और छत पे जाकर रूफ पर क्या हो जाएगा, टिक जाएगा। उसका रीजन कोई पूछे, क्योंकि हम पे आर की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। एक मजाक वाला तरीका हो गया एक तरीके से, किसी एक्सेलरेशन, इतना ज़्यादा एक्सेलरेशन कर दो जी से ज़्यादा, तो व्यक्ति जो होगा वो अपने सरफेस को छोड़ देगा और ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो इसमें जितनी भी कंडीशंस आपके पास बनती है वेट इन लिफ्ट के अंदर, ये सारी कंडीशंस हमने डिस्कस की। थैंक यू।